Okay, so my screen is visible to all. स्क्रीन विजिबल है क्या मेरी? यस सर। अच्छा, ये Sir. ओवरव्यू दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। Okay, fine. So let us start with unit 1 today. Okay, तो इसमें first we will be discussing stones, right? Just a minute. Okay, so for unit we have stones, bricks, and concrete blocks. Right? So we will be discussing one by one. Here, so these are the topics that we will be covering. Just a minute, can I just write something? Okay, fine. So I don't have that pen option here. I will just highlight it. Okay, fine. So in this unit we will be covering stone as a building material. ठीक है, स्टोन कैसे आप लोग बिल्डिंग मटेरियल में यूज करते हो. नेक्स्ट इज क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन. इसमें क्या है कि सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया, कैसे आप स्टोन को सिलेक्ट करोगे कि कौन सा स्टोन किस जगह पे यूज होना है. ठीक है. टेस्ट ऑन स्टोन्स, आप बता सकते हैं कि इसका क्या यूज है, टेस्ट क्यों करने पड़ेंगे हमें स्टोन पे? स्ट्रेंथ देखने के लिए. एग्जैक्टली, स्ट्रेंथ के लिए. और क्या चीज? ठीक है, स्ट्रेंथ है, ड्यूरेबिलिटी है, एब्रेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग टेस्ट करते हैं कि पर्टिकुलर कोई स्टोन है क्या वो हमारे बिल्डिंग मटेरियल के ठीक है कि नहीं है. राइट. नाउ नेक्स्ट इज डिटोरिएशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोन वर्क. कैसे इसको प्रिजर्व करना है. ठीक है, तो ये आज हम इतना कवर करने की कोशिश करेंगे. नेक्स्ट वी विल बी हैविंग ब्रिक्स. ये मे बी वी विल डिस्कस इन अनदर क्लास. तो आज पहले स्टोन की बात कर लेते हैं. राइट. सो लेट अस स्टार्ट. सो स्टोन, आप लोग बताइए, आप लोग देखो, इट इज़ अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ मटेरियल विच यू कैन सी एवरीवेयर अराउंड. राइट. तो स्टोन के बारे में अगर हम स्टार्ट करना चाहें तो स्टोन को आप क्या बोल सकते हैं, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग मटेरियल. ठीक है, तो आपने देखा होगा कि स्टोन एज बोला करते थे हमने, है ना. तो स्टोन एज का मतलब क्या था, उसमें हमारे जो भी ये इंस्ट्रूमेंट्स थे सब कुछ, मतलब हम लोग स्टोन का यूज़ किया करते थे, हमारे एंसेस्टर्स जो थे, तो उसको स्टोन एज बोला करते थे. तो स्टोन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग मटेरियल. किसी भी बिल्डिंग में बिल्ड करने के लिए हम लोग को स्टोन की जरूरत पड़ी. ठीक है, तो पहले के लोग क्या किया करते थे, दे यूज्ड टू लिव इन स्मॉल हाउसेस और केव्स मेड ऑफ स्टोन. ठीक है, तो स्टोन जो है बहुत एंशिएंट टाइम से एज अ बिल्डिंग मटेरियल यूज हो रहा है. और आप ये देखिए कि आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि इंडिया में अराउंड स्टार्टिंग इसकी 3200 BC से ऑलमोस्ट इसकी स्टार्टिंग एज अ बिल्डिंग मटेरियल यूज होने लगा था स्टोन. राइट. तो वैसे ही आप देखेंगे कई एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं जैसे कि अजंता टेम्पल, ताजमहल, ये सारे के सारे जो हैं स्टोन के हैं. तो आप देखोगे जैसे ताजमहल है ना, 7 वंडर्स में से एक है. और इसमें जो स्टोन यूज हुआ है वो संगमरमर का बोलते हैं ना, वो एक मार्बल है एक किस्म का. तो दैट इज ऑल्सो ए स्टोन. राइट. तो एज अ बिल्डिंग मटेरियल हम लोग इसको यूज कर रहे हैं. फिर सिविलाइजेशन की बात हमने की, तो काफ़ी पुरानी सिविलाइजेशन में से एक इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. ठीक है, इन सब ने क्या किया है, स्टोन को एज अ बिल्डिंग मटेरियल यूज किया हुआ है. ठीक है, और स्टोन कहाँ से मिलता है आपको, दे आर डिराइव फ्रॉम रॉक्स. फाइन. जो रॉक्स होते हैं वो हल्के हल्के टूटते हैं तो वो आपका स्टोन बन जाता है. फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट एंड हैव नो डेफिनेट शेप. इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं है, इट हैज़ नो डेफिनेट शेप. और केमिकल कंपोजिशन, बट आर मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मिनरल्स. ठीक है, इसमें
2 या 2 से ज़्यादा मिनरल्स हो सकते हैं, तो इन सबका एडिशन के थ्रू हम लोगों को मिला स्टोन। तो बेसिकली क्या है, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम रॉक्स। तो ये तो एक स्टोन के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्लासिफिकेशन। अब क्लासीफाई कैसे कर सकते हो, देखो आप लोग सिविल इंजीनियर हो या कोई भी इंजीनियर हो, तो इंजीनियर्स का क्या काम होता है, देखो पत्थर अगर आप बोलते हो स्टोन, तो वो हर कोई जानता है, लेमैन जानता है, बच्चा जानता है, कोई भी मतलब आदमी औरत हर कोई स्टोन जानता है। लेकिन बीइंग अ सिविल इंजीनियर यू शुड नो कि स्टोन की को आप कैसे क्लासीफाई कर सकते हो, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कैसे उसको क्लासीफाई कर सकते हो। तो क्या क्या चीज़ों में आप क्लासीफाई कर सकते हो, फर्स्ट इज जियोलॉजिकल, ठीक है। जियोलॉजिकल मतलब क्या होता है, एनीबॉडी कैन टेल व्हाट इज जियोलॉजिकल, या जियो से क्या मतलब होता है, व्हाट इज जियो? Geographic. अर्थ सर। अर्थ से रिलेटेड, वेरी गुड। मतलब आप कहीं पर देखोगे जियोग्राफी है ना, जियोलॉजी है ना, तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है, तो जियो जियो जहाँ पर भी आता है दैट रिलेट्स टू योर सॉइल, है ना, वो सॉइल से रिलेशन। उसी तरीके से आप क्लासिफाई कर सकते हो उसके फिजिकल फॉर्म में, ठीक है, फिर उसके केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से आप क्लासिफाई कर सकते हो स्टोन को, एंड लास्ट इज उसके प्रैक्टिकल आप क्लासिफाई कर सकते हो। ब्रॉडली हम 4 क्लासिफिकेशन करते हैं स्टोन का। So let us see one by one. So first is geological. आप लोगों ने ये बहुत पहले भी पढ़ा होगा, में भी मेरी पढ़ा होगा। तो जियोलॉजिकली कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं आप, कौन कौन से टाइप के रॉक्स होते हैं? हाँ, नाम ध्यान है आप लोगों को, पहले पढ़ा होगा आप लोगों ने। Igneous, sedimentary, हाँ, sedimentary, सेडिमेंट्री, metamorphic. यू आर वेल अवेयर ऑफ दीस टाइप ऑफ रॉक्स, राइट? तो मैं मतलब इसको बहुत थोड़ा जल्दी कवर करूंगा बिकॉज बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप लोग थोड़ा सी नोट कर लेंगे। तो ये रॉक्स क्या होते हैं? इट इज फॉर्म बाय कूलिंग ऑफ द मॉल्टन ऑफ लावा। लावा आई गेस सबको पता है क्या होता है, ठीक है। तो जो मॉल्टन लावा होता है उसके कूल होने के बाद ये रॉक्स फॉर्म होते हैं। तो वापस से लावा जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और जब वो कूल डाउन हो जाता है सॉलिड फॉर्म में आ जाता है ना, तो वो बनते हैं इग्नियस रॉक्स, ठीक है, इनसाइड द अर्थ सरफेस ड्यूरिंग द वोल्केनिक इरप्शन। फाइन। तो इग्नियस रॉक जहाँ पर भी आएगा ना, आपको एक चीज समझ जाना कि इट इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑफ द molten lava. Okay, and next is the portion of lava which comes out of the surface cools quickly. ये बहुत important है, it cools quickly and forms the rock of non-crystalline nature. ये बहुत important है, of non-crystalline nature such as trap और basalt। ये 2 common type के rock जो हैं, ये igneous rocks की category में fall करते हैं, ठीक है, ट्रैप एंड बेसल्ट। इसमें एक चीज आप इंपॉर्टेंट नोट कीजिएगा, दिस इज नॉन क्रिस्टलाइन नेचर, मतलब पर्टिकुलर किसी क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं होते, नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब ये आगे चल के आप और देखेंगे इसमें क्या है। अब इसमें देखिए, द पोर्शन व्हिच रिमेन्स इनसाइड द अर्थ अंडरगोज कूलिंग एट स्लो रेट एंड रिजल्ट्स फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टलाइन वैरायटी नोन एज ग्रेनाइट। अब आपने ये चीज नोटिस करना है कि जो नॉन क्रिस्टलाइन नेचर के हैं वो तो है ट्रैप एंड बेसाल्ट, ठीक है, और जो क्रिस्टलाइन नेचर का है, क्रिस्टलाइन वैरायटी जो है वो होती है ग्रेनाइट। फाइन। तो क्रिस्टलाइन वैरायटी आपको कहाँ पर मिलती है? आई थिंक समबडी इज आस्किंग टू जॉइन। ओके ओके फाइन। सो क्रिस्टलाइन वैरायटी कहाँ पर मिलती है? द पोर्शन व्हिच रिमेन्स इनसाइड द अर्थ अंडरगोज कूलिंग एट स्लो रेट। जो बाहर तो होता है कूल्स वेरी क्विकली, वो बनता है आपका नॉन क्रिस्टलाइन नेचर, और जो बहुत स्लो रेट में होता है वो क्या बनता है आपका? क्रिस्टलाइन वैरायटी बनती है, जो कि है ग्रेनाइट। फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट इग्नियस रॉक्स। आप लोग थोड़ा सा और इसको डिटेल में बुक से कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट, मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है? Am I audible? My sound is clear? बाकी लोगों को बोलो मैं Guys, can you hear me? सर और लोगों को बोलो माइक बंद करे, आवाज नहीं।
मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? क्लियर नहीं आ रही सर, सब क्लियर नहीं आ रही है? मेरे को भी लग रहा है echo आ रहा है। डिस्टेंस हो रहा है सर। अमन ओके, कुमार माइक बंद कर। हाँ अब बताइए, आप अब आ रही है आवाज क्लियर? यस सर, आवाज क्लियर है? यस सर। ओके, सो दैट वाज इशू विद दिस ईयरफोन्स। अब मैंने इसको हटा दिया, मे बी नाउ इट विल वर्क प्रॉपर्ली। ओके सर। ओके फाइन। ओके, राइट। सो नेक्स्ट इज सेडिमेंट्री रॉक्स। अब आप लोगों को ये पता है कि सेडिमेंट्री क्या होता है? सेडिमेंट्स पता है आप लोगों ने सुना है व्हाट इज सेडिमेंट? ये बहुत कॉमन टर्म है, आप लोग काफी सुनोगे आगे भी ये यस सर। टर्म पढ़ना है ना? सेडिमेंट, सेडिमेंट्स क्या होता यस सर। अर्थ ग्रेजुअली जो डिपॉजिट करती है। है? हाँ एग्जैक्टली जो क्या होता है कि देखो, आपको पता है जैसे आपने रिवर देखी है, ठीक है, वो रिवर जो होती है वो काफी रॉक से होते हुए आती है, राइट? जो रिवर्स रॉक से होते हुए आती हैं, तो वो अपने संग क्या करती है, रॉक को डिसइंटीग्रेट करती रहती है, वो पार्ट्स में तोड़ते रहती हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से आपके छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो आके रिवर में डिपॉजिट होने लगते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सेडिमेंट, राइट? तो ये होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। अब इसमें देखिए क्या लिखा है, इट इज फॉर्म्ड बाय ग्रेजुअल डिपोजिशन ऑफ डिसइंटीग्रेटेड रॉक, मतलब जो रॉक्स हैं वो टूटते जाते हैं, ठीक है, वेजिटेबल मैटर एंड क्ले एट द बॉटम ऑफ द रिवर, लेक्स और सी। तो ये इस टाइप के जो फॉर्मेशन होते हैं, जो डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक से होते हैं, दैट इज योर सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन। तो ये एग्जाम्पल्स जो है, कॉमन एग्जाम्पल्स, ये आप लोगों को ध्यान में रखने पड़ेंगे कि आपने जो इससे पहले वाला केस देखा था इग्नियस रॉक का, उसमें आपके थे ट्रैप बेसाल्ट, ठीक है, क्रिस्टलाइन में थे आपका ग्रेनाइट। नेक्स्ट सेडिमेंट्री में आपको मिले लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन, ठीक है, इनका क्या यूज होता है ये भी अभी हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। अभी आप एक थोड़ा ब्रॉड आइडिया ले लीजिए कि क्या कैसे फॉर्म होते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स किसकी वजह से होते हैं? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्स, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, फाइन। नेक्स्ट इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे बनते हैं? जब मेटामॉर्फिक रॉक में क्या होता है, देखो ये पहले आप स्टेटमेंट देख लीजिए, देन आई विल एक्सप्लेन। When sedimentary rocks, this is important, when sedimentary rocks or igneous rocks are subjected to great heat and pressure inside the earth, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक्स। मतलब कॉम्बिनेशन क्या है, मतलब या तो सेडिमेंट्री रॉक्स हो सकते हैं या इग्नियस टाइप ऑफ रॉक्स हो सकते हैं, बट एट अ ग्रेट हीट एंड प्रेशर इनसाइड द अर्थ अ न्यू वैरायटी ऑफ रॉक इज फॉर्म्ड दैट इज नोन एज मेटामॉर्फिक रॉक। तो इसकी वजह से एक नई वैरायटी मिलती है हम लोगों को, दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक। तो बेसिकली क्या है, सेडिमेंट्री रॉक हो सकते हैं, इग्नियस रॉक हो सकते हैं, बट दे आर सब्जेक्टेड टू ग्रेट हीट एंड प्रेशर इनसाइड द अर्थ। उसकी वजह से एक नई वैरायटी हम लोगों को मिलती है जिसे हम मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं, ठीक है। द चेंज ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मेटामॉर्फिज्म। तो इसमें जो है स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है स्टोन का, उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म, उसको हम लोग चेंज ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मेटामॉर्फिज्म, ठीक है। इसके इसके क्या एग्जांपल हो सकते हैं? मैंने आपको बताया कि सेडिमेंट्री या फिर इग्नियस रॉक्स जो है वो चेंज होते हैं, ठीक है, चेंज होते हैं। तो मतलब जैसे आपका लाइम स्टोन था सेडिमेंट्री, तो लाइम स्टोन किस में चेंज हो गया? मार्बल में। तो मार्बल जो है वो बेसिकली मेटामॉर्फिक रॉक है, जो कि बना किसकी वजह से? जो स्ट्रक्चर में चेंज हुआ लाइमस्टोन के, और लाइमस्टोन क्या था? हमारा सेडिमेंट्री रॉक था, ठीक है। उसी तरीके से स्लेट जो था, स्लेट अगेन सेडिमेंट्री रॉक है विच चेंजेस टू जेनिस। तो जेनिस क्या है? इट इज मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। तो ये एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज हुए, मतलब ये एक टाइप ऑफ रॉक से दूसरे टाइप ऑफ रॉक में चेंज हुए, दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक अंडर द ग्रेट हीट एंड प्रेशर, ठीक। तो ये एक ब्रॉड आइडिया है कि किस टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं रॉक्स के, ठीक है। सो दिस वाज बेस्ड ऑन जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फाइन। सी, इस पिक्चर में आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कितने टाइप के रॉक्स हैं और कौन सा किस कैटेगरी में फॉल करता है, राइट? सो इफ यू सी हियर, इग्नियस रॉक्स कौन से होते हैं? ग्रेनाइट, डियोराइट, फेल्साइट, बेसाल्ट, ठीक है। इस तरीके से आप ये सारी चीज देख सकते हो, ये मटेरियल आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड नो कि विच रॉक फॉल्स इन विच कैटेगरी, राइट? ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों को एज अ सिविल इंजीनियर, ये जानना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज सेडिमेंट्री रॉक्स, जो सेडिमेंट्स की वजह से होते हैं, ठीक है।
क्लोग्लोमेरेट, सैंडस्टोन, शेल, लाइमस्टोन्स, ठीक है, डोलमाइट, ये सारे के सारे क्या होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉल करते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स में कौन सा आता है, स्लेट, सिस्ट, ठीक है, मार्बल जो आप कॉमनली हम लोग घर में मार्बल वगैरह लगाते हैं अपने, वो किस में आता है, मेटामॉर्फिक रॉक के फॉर्म में आता है। तो ये सारे एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए कि कौन से किस कैटेगरी में फॉल करता है, राइट। नेक्स्ट वाज फिजिकल क्लासिफिकेशन। और फिजिकली कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, देखो दो ही तरीके होते हैं, या तो स्ट्रेटिफाइड रॉक होगा या वो अनस्ट्रेटिफाइड रॉक होगा, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है? किसी का माइक ऑफ नहीं है, शायद माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। हाँ, तो स्ट्रेटिफाइड मतलब स्ट्रेटा जिससे बनता है, स्ट्रेटा क्या होता है, एक लेयर है, ठीक है। तो इसमें अलग अलग लेयर्स बनती है, एग्जिबिट डिस्टिंक्ट लेयर्स व्हिच कैन बी सेपरेटेड, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि कुछ इस तरीके के स्टोन्स होते हैं जिनमें अगर आप कहीं पे हिट करोगे तो वो बिल्कुल एकदम लेयर वाइज टूट जाते हैं, है ना, बहुत प्लेन स्लेट के फॉर्म में निकल आते हैं। तो स्ट्रेटिफाइड होता है, उसमें अलग अलग स्ट्रेटा होता है, डिस्टिंक्ट लेयर्स होती है उसमें, ठीक है। तो वो कहलाते हैं स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। और जिस प्लेन के अलोंग सेपरेशन होता है, प्लेन अलोंग विद सेपरेशन कैन बी कैरीड इज कॉल्ड क्लेवेज प्लेन, ठीक है, उसे बोलते हैं क्लेवेज प्लेन। तो इसमें इस कैटेगरी में कौन से फॉल करेंगे स्ट्रेटिफाइड में, लाइमस्टोन है, स्लेट है, सैंडस्टोन है। तो आप बेसिकली ये देखोगे ये सारे के सारे जो टाइप ऑफ रॉक्स हैं, ये सबके सब लेयर्स की फॉर्म में कट हो जाते हैं ना, इनमें डिफरेंट लेयर्स होती हैं, बहुत चपटे से आप देखोगे ये निकल आते हैं हमेशा, ठीक है। और जो हमने ये बोला था क्लेवेज प्लेन, क्लेवेज का मतलब क्या होता है, दिस इज टेंडेंसी ऑफ अ मिनरल टू ब्रेक अलोंग स्मूथ प्लेन्स पैरेलल टू जोन ऑफ वीक बॉन्ड। जो वीक बॉन्ड है उसके पैरेलल, मतलब आपने देखा होगा स्टोन है और वो बीच में अपने वीक बॉन्ड से अलग हो गया, है ना, इससे। और दूसरे क्लासिफिकेशन फिजिकली हो सकता है, दैट इज अनस्ट्रेटिफाइड, मतलब कि अनकाउंटेबल। सो इसमें क्या आ जाता है, इट डू नॉट शो एनी साइन ऑफ स्ट्रेटा, इसमें कोई भी स्ट्रेटा नहीं होती, कोई लेयर नहीं होती, एंड कैन नॉट बी इजिली स्प्लिट इनटू स्लैब्स। तो इसको आप इजिली स्लैब में नहीं कन्वर्ट कर सकते, ठीक है, इट इज नॉट इजी टू कन्वर्ट दीज। इसके इसके एग्जांपल क्या है, ग्रेनाइट एंड ट्रैप, ठीक है, ग्रेनाइट है, ट्रैप है, ये अनस्ट्रेटिफाइड रॉक में आएगा। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन दो ही टाइप की है, स्ट्रेटिफाइड एंड अनस्ट्रेटिफाइड। नेक्स्ट इज केमिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। अभी केमिकल क्लासिफिकेशन इट इज वेरी क्लियर कि इसका रिलेशन किससे होगा, उसका कंपोजिशन से होगा, मतलब उसके केमिकल से इसका रिलेशन है, ठीक है। तो पहला केमिकल क्या है, सिलिशियस रॉक। सिलिशियस किसे बोलेंगे, बस बहुत सिंपल है, जिसमें सिलिका होगा, बहुत इजी है, सिलिका SiO2 जिसमें होगा, ठीक है, मतलब ये इसका प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट होगा, जैसे कि सैंडस्टोन है और क्वार्टजाइट है, ये फॉल करते हैं सिलिशियस रॉक, मतलब इसमें ज्यादातर कंटेंट किसका होगा, सिलिका का होगा, ठीक है, तो उसको सिलिशियस रॉक्स बोल देते हैं, बहुत सिंपल है। उसी तरीके से सेकंड आता है एग्रीलेशियस रॉक्स। इसमें क्या आता है, इसमें इट कंटेन सिल्ट और क्ले साइज पार्टिकल्स जिनका साइज होता है लेस देन 0.0625 mm, मतलब ये बहुत छोटे साइज है ये, ठीक है। इस साइज से नीचे जो सिल्ट और क्ले आते हैं पार्टिकल्स, वो कहलाते हैं एग्रीलेशियस रॉक्स। तो इसके एग्जांपल है स्लेट, लेटराइट, केओलिन, ठीक है, ये सारे के सारे इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इज कैल्सीरेशियस रॉक्स। इसमें क्या होता है, अपने आप बता रहा है, कैल्सीरेशियस है मतलब इसमें हाई प्रोपोर्शन किसका होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो ये बहुत इजीली आइडेंटिफाई आप कर सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट इसमें प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट होगा। और इसके एग्जांपल है लाइम स्टोन एंड मार्बल, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कंपोजिशन के हिसाब से कि कौन सा रॉक किस कैटेगरी में आता है। तो सिलिशियस होगा तो सिलिका होगा, एग्रीलिशियस होगा तो क्ले और सिल्ट के पार्टिकल्स होंगे, कैल्सीरेशियस होगा तो कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स इसमें प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट होंगे, ठीक है। और ये इसके कैटेगरी है कि कौन सा रॉक किस कैटेगरी में फॉल करता है। तो ये भी एक तरीका है कि आप किसी रॉक को या स्टोन को कैटेगराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लास्ट वन इज प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन यूसेज, कि किस तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब स्टोन आपने देखा है कई तरीके से क्लासिफाइड किया जाता है, ग्रेनाइट, मार्बल, स्लेट, लाइम स्टोन, और ये डेली हमारी लाइफ में हम लोग अपने उसमें यूज करते हैं एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल, है ना। तो आप देखोगे
आप ये कॉमन एग्जांपल आप लोग किससे ले सकते हो, अपनी इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग से ले सकते हो, आप अपने घरों पे देख सकते हो, है ना, आप किसी मॉल पे देख सकते हो, या किसी भी बिल्डिंग में आप देख सकते हो कि उसकी फ्लोरिंग कैसी है, या वो कौन सा स्टोन यूज किया, कौन सा मटेरियल यूज किया, ठीक है। तो कई तरीके के हैं, देखिए आप यहाँ पर देखोगे फ्लैग स्टोन है, ग्रेनाइट है जो बहुत कॉमनली यूज होता है, लाइम स्टोन यूज होता है, ठीक है। इसी तरीके से मार्बल बहुत कॉमन है, आप लोगों के घरों में रहता है, सैंडस्टोन, स्लेट्स, है ना। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये इसके दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द यूजेस, किस तरीके का यूज है उस पर बेस्ड होता है प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, कि उसका किस तरीके का यूज है। अब ये काफी कुछ डिपेंड करता है इसकी स्ट्रेंथ पे भी, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि किसी भी जगह पे किसी भी टाइप का स्टोन लगा सकते हो, नहीं, आपको कहीं पे ज्यादा स्ट्रेंथ का स्टोन चाहिए होगा, कहीं पे कम स्ट्रेंथ का स्टोन चाहिए होगा, तो ये आपको कंसिडर करना पड़ेगा बीइंग अ सिविल इंजीनियर की इस जगह में कौन से स्टोन का कैसा यूज है ना। अगर आप घर में लगा रहे हैं और आपके बहुत ज्यादा हेवी आइटम्स नहीं है तो आप कौन सा स्टोन यूज करेंगे, और आप उसी को अगर इंडस्ट्री में लगा रहे हैं जहाँ पर बहुत सारा हेवी मटेरियल यूज होना है और वो ब्रेक हो सकता है, तो आप उसमें हाई स्ट्रेंथ वाला स्टोन लगाओगे, तो आपको चूज करना है कि कौन सा स्टोन आपको यूज करना है इस केस में, ठीक है। तो ये एक सिविल इंजीनियर की चॉइस पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा स्टोन यूज करना चाहेगा फॉर अ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, राइट। तो ये हो गई क्लासिफिकेशन की बात कि क्या क्या स्टोन के क्लासिफिकेशन होते हैं, ठीक है। अब अब बहुत बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ स्टोन, बीइंग अ सिविल इंजीनियर आप कैसे सिलेक्ट करोगे कि आपको कौन सा स्टोन यूज करना है, ठीक है। तो कोई मुझे बता सकता है कि आप क्या क्या चीज एक स्टोन में चेक करोगे बीइंग अ सिविल इंजीनियर कहीं पर भी उसको यूज करने से पहले, एनीवन? दो तो मेरे ख्याल से साइज। आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। हाँ बताइए प्लीज, फिर वही हो जाएगा ना, मैंने बताया था मोनोलॉग, मोनोलॉग नहीं होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, आपकी तरफ से भी आना चाहिए ना। तो व्हाट आपको क्या लगता है, क्या क्या रहेगा कि क्या हम कैसे स्टोन सेलेक्ट करेंगे, क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए वैसे? साइज, अपीयरेंस, कलर। ठीक है, अपेयरेंस एंड कलर ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, इसको भी हम अभी आगे एलोबरेट करेंगे। और क्या हो Strength सकता and है? weight. Strength and weight. स्ट्रेंथ हो सकता है, वेट हो सकता है, और क्या हो सकता है? चलिए, Durability. ड्यूरेबिलिटी, यस, नेक्स्ट। कोई और एक ही जना आंसर कर रहा है और कोई पूरी क्लास में? शेप एंड साइज। सॉरी? वो तो अपने हिसाब से हम यूज कर सकते हैं, शेप एंड साइज में कट। शेप एंड साइज, यस, कहीं ना कहीं पे। अच्छा चलो, ये भी आप एक चीज देखोगे आगे, ठीक है। इसमें भी शेप एंड साइज आप बोल सकते हो, बट उसको किसी और तरीके से इसको इसमें डिफाइन किया जाता है। चलो ये भी हम कंसिडर कर लेते हैं, फिर और बताइए, और कुछ? Free of flaws. क्या चीज? क्या बोला आपने? अच्छा, कुछ और ट्राई करना चाहेगा कोई और? सर हीट रेजिस्टेंस। सर रेजिस्टेंस टू हीट फायर। रेजिस्टेंस, वेरी गुड, बहुत सही। रेजिस्टेंस टू फायर। हीट रेजिस्टेंस के फॉर्म पे हो सकता है, और क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिकल की उसमें हो सकता है क्या? थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए, सोचिए। इलेक्ट्रिकल को हम कंपोनेंट ले सकते हैं क्या, एज अ क्राइटेरिया ले सकते हैं इलेक्ट्रिकल? शॉक रेजिस्टेंस, शॉक प्रूफ, Yes, sir. एग्जैक्टली हो सकता है। और क्या हो सकता है, थोड़ा और सोचिए, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे आगे, है ना, तब आपको लगेगा कि आपने इतने में से कितने पॉइंट्स आपने बोल रहे हैं ऑलरेडी। और कुछ थोड़ा सा और सोचिए, और क्या क्राइटेरिया हो सकता है स्टोन को सिलेक्ट करने के लिए कि ये अच्छा स्टोन है? चलिए लेट्स फाइंड आउट। सर वाटर, क्या चीज? वाटर? वाटर, वाटर? कोई वाटर वाली जगह, वेदर प्रूफ। वाटर रेजिस्टेंस, वाटर प्रूफ। वाटर रेजिस्टेंस और वाटर प्रूफ, अच्छा, बहुत सही चीज बोली आपने, वेरी गुड। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं, जो जो पॉइंट हमने बोले वो सारे कवर हुए या कोई नया पॉइंट बच गया इसमें, ठीक है। सो व्हाट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ इज क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ स्टोन। क्या क्राइटेरिया होगा स्टोन को सिलेक्ट करने का? तो पहला तो आपको दिख रहा है अपीयरेंस एंड कलर, ठीक है। इसमें क्या चीज है इंपॉर्टेंट? देखिए, किसी भी स्टोन को चूज करने के लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या वो यूनिफॉर्म है, उसका
कलर अपीलिंग है कि नहीं है, ठीक है। अगर वो डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज हो रहा है तो इसका सिर्फ उसी के लिए यूज है, अगर डेकोरेशन पर्पस के लिए आप देख रहे हो स्टोन। फ्री फ्रॉम फ्लॉज एंड क्ले होल्स, ठीक है, ये किसी को भी नहीं पसंद है, ये अपीयरेंस की बात हो रही है। स्टोन विद हाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई आयरन कंटेंट शुड नॉट बी यूज्ड, ठीक है, ये आप नोट कर लेना। स्टोन विद हाई आयरन कंटेंट शुड नॉट बी यूज्ड सिंस इट विल डिसफिगर एंड ब्रिंग्स डिटोरिएशन टू स्टोन्स, ठीक है। अगर स्टोन में हाई आयरन का कंटेंट होता है तो वो प्रेफर नहीं किया जाता है। फाइन। एंड एबल टू रिसीव गुड पॉलिश, और कोई भी स्टोन ऐसा हो जिसमें अच्छे से पॉलिशिंग हो जाए तो वो अच्छा स्टोन है अकॉर्डिंग टू कलर एंड अपीयरेंस, ठीक है। ये तो कलर एंड अपीयरेंस की बात हुई, जहां पर डेकोरेशन की बात आती है ये वो चीज। वेट, नेक्स्ट इज वेट। अब वेट जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट सॉरी, हाँ वेट। वेट में क्या है, वेट शुड बी हाई, वेट शुड बी हाई एज हेवियर स्टोन्स कैन रेजिस्ट हाई फोर्स। ये तो आपको पता है, जितना हेवी स्टोन होगा, ठीक है, उसका जितना ज्यादा वेट होगा वो ज्यादा का ज्यादा फोर्स वो रेजिस्ट कर सकता है। तो वेट ऑफकोर्स अच्छा होना चाहिए स्टोन का सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। स्टोन, हेवी स्टोन possess मोर कॉम्पैक्टनेस एंड लेस पोरोसिटी। अच्छा, अब ये दो टर्म है यहाँ पे, कॉम्पैक्टनेस एंड पोरोसिटी। कोई एक्सप्लेन कर सकता है ये क्या है? कॉम्पैक्टनेस क्या होता है और पोरोसिटी क्या होता है? कोई ट्राई करना चाहेगा? देखो, कॉम्पैक्टनेस तो मुझे लग रहा है नाम से आप लोग बता सकते हो कि कॉम्पैक्टनेस क्या होगा। गैप गैप नहीं होना चाहिए सर। गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। कॉम्पैक्ट का क्या मतलब होता है? कॉम्पैक्ट, ठीक है, आपका कहना ठीक है, गैप नहीं होना चाहिए। अगर आप अभी सेकेंड ईयर में हो, आप बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म्स नहीं जानते हो, दैट इज ओके। आपने जो बताया उसका रीजन सही है, बट मोर प्रॉपरली हम लोग इसको बोल सकते हैं हेवी स्टोन possess void fraction, क्या चीज, फिर से बोलिए। void fraction. एग्जैक्टली, वॉइड्स कम रहेंगे, ज्यादा कॉम्पैक्ट रहेगा वो, है ना। जो हेवी स्टोन होगा ज्यादा कॉम्पैक्ट रहेगा, उसमें वॉइड्स कम रहेंगे, गैप्स कम रहेंगे, उसमें एयर के जो वॉइड्स हैं वो कम रहेंगे। और लेस पोरोसिटी मतलब पोरस। पोरस, पोरस क्या प्रॉपर्टी होती है? पोरस सुना हो कहीं पे? सार रहता है तो इसका उसमें. भी लेना देना उसी से है, वॉइड से ही लेना देना है, ठीक है। पोर्स, पोर्स तो सुने होंगे आपने। ए पोर्स, से. हाँ, तो पोर्स से ही आया है पोरोसिटी, ठीक है। तो उसमें कम पोरोसिटी होती है जो हेवी स्टोन्स होते हैं इनमें, ठीक है। तो आप क्या क्या प्रेफर करते हो? इट शुड बी मोर कॉम्पैक्ट, ज्यादा कॉम्पैक्ट होना चाहिए, और पोरोसिटी उसकी कम होनी चाहिए। पोरोसिटी कम क्यों होनी चाहिए? पोर्स कम होने चाहिए क्योंकि वो वाटर वगैरह को अंदर ना आने दें, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो। सो वेट एंड अपीयरेंस हमने देख लिया। अब देखो नेक्स्ट टर्म आ गया, पोरोसिटी एंड अब्जॉर्प्शन। तो अब्जॉर्प्शन आप लोगों को पता है क्या होता है? केमिस्ट्री में बहुत पहले पढ़ा होगा आप लोगों ने, स्कूल में बहुत टाइम पढ़ा होगा। अब्जॉर्ब करना क्या होता है? जैसे पानी पूरी आप बहुत सिंपल एग्जांपल ले सकते हो, स्पंज है, वो पानी को क्या करता है? अब्जॉर्ब कर लेता है ना। और वो किस प्रॉपर्टी से करता है अब्जॉर्ब? क्यों करता है अब्जॉर्ब? क्योंकि उसमें वॉइड्स होते हैं, ठीक है, वो पोरस होता है, ठीक है। अब देखो इसने क्या लिखा है, अगर पोरोसिटी हाई है, इफ पोरोसिटी हाई इज हाई, द स्टोन इज अनसुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग रेन वाटर विल सीप इन टू द पोर्स एंड डिस्ट्रॉय द स्टोन। तो पानी क्या होगा, अंदर पोर्स में घुस जाएगा और डिस्ट्रॉय कर देगा स्टोन को, ठीक है। तो उसकी स्टोन की जो है पोरोसिटी हाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, अगर कहीं पर बहुत ज्यादा क्लाइमेट कोल्ड रहता है, ठीक है, ठंडे इलाकों में, अगर पानी पोर्स में घुस गया तो क्या होगा, वो फ्रीज हो जाएगा कुछ टाइम में, ठीक है, ठंड की वजह से फ्रीज हो जाएगा, और फिर वो स्टोन को स्प्लिट कर देगा, मतलब वो उसको तोड़ देगा, क्योंकि जब वो फ्रीज होगा, ठीक है, उसका वॉल्यूम चेंज होगा, और वो स्टोन को, उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो स्टोन को ब्रेक कर दे, ठीक है, वो स्प्लिट कर दे स्टोन को। तो कभी भी उसकी पोरोसिटी हाई नहीं होनी चाहिए, अब्जॉर्प्शन कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक अच्छे स्टोन की प्रॉपर्टी है, मेरे ख्याल से ये भी किसी ने बोला था, अब्जॉर्प्शन नहीं बोला था, वाटर के रिलेशन में बोला था, यस, ठीक है। नेक्स्ट जो मेरे ख्याल से किसी ने नहीं बोला वो था फाइननेस ऑफ ग्रेन। फाइननेस क्या होता है? फाइननेस से क्या मतलब है, इसको बता सकता है? थिकनेस। थिकनेस एक टर्म में बोल सकते हैं, बट फाइन, देखो फाइन क्या होता है, पार्टिकल जो बहुत ही, आई मीन जैसे जैसे एक
अगर इसको सिंपली मैं अगर डिस्क्राइब करना चाहूँ तो एक होता कोर्स, एक होता फाइन, ठीक है। कोर्स क्या होते हैं, बड़े पार्टिकल्स होते हैं, मैंने कल भी बताया था आपको, कल इंट्रोडक्शन क्लास में। कोर्स होते हैं बहुत बड़े पार्टिकल्स, फाइन होते हैं जो बहुत फाइनल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो इसका क्या फायदा है, अगर वो फाइन फाइन ग्रेन्ड स्टोन है तो क्या होगा, फाइन ग्रेन्ड स्टोन आर सुटेबल फॉर मोल्डिंग वर्क्स। मोल्डिंग का मतलब क्या होता है, मोल्डिंग वर्क्स मतलब कहीं पर भी अगर आप स्टोन को यूज कर रहे हो, ठीक है, आप उसको मोल्ड कर रहे हो किसी शेप में, तो उसमें फाइन ग्रेन अगर रहेगा तो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। और हमने पहले पढ़ा था नॉन क्रिस्टलाइन स्टोन विल डिसइंटीग्रेट अंडर द एक्शन ऑफ नेचुरल एजेंसीज। तो जो क्रिस्टलाइन नहीं होंगे, जो नॉन क्रिस्टलाइन होंगे, तो वो क्या होंगे, वो जल्दी डिसइंटीग्रेट कर सकते हैं। नेचुरल एजेंसीज मतलब कि वाटर हो गया, एयर की वजह से हो गया, है ना, तो ये हल्के हल्के डिसइंटीग्रेट होने शुरू हो जाते हैं ये स्टोन, तो नॉन क्रिस्टलाइन स्टोन, ठीक है। तो ये इसकी फाइननेस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम कॉम्पैक्टनेस अभी हमने पढ़ा था, जिसका रिलेशन अगेन वॉइड से था। कॉम्पैक्ट स्टोन ड्यूरेबिलिटी इज डिसाइडेड बाय देयर कॉम्पैक्टनेस और डेंसिटी ऑफ कॉम्पैक्शन। डेंसिटी आप जानते हो क्या होता है, व्हाट इज डेंसिटी, कैसे डिफाइन कर सकते हो? पार्टिकल्स कितने क्लोजली पैक्ड है। ठीक है वो, बट अगर आप इसमें टेक्निकल टर्म में पूछूं व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी होता क्या है, क्या इसका यूनिट क्या होती है डेंसिटी की? ये तो पढ़ा होगा आप लोगों ने डेंसिटी, फिजिक्स में, केमिस्ट्री वगैरह में भी आता है टर्म डेंसिटी। केजी पर क्यूबिक मीटर। ओके, तो डेंसिटी डिफाइन कैसे करोगे, आपने सही बोला है, तो व्हाट इज डेंसिटी देन? मास पर यूनिट मास पर वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम। ग्रेट, हाँ इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी इस तरीके से डिफाइन की जाती है कि कितना एक वॉल्यूम है या फिर पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना मास है, मतलब कितना केजीज पे उसका मास है, ठीक है। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी, ठीक है। अगर उसकी डेंसिटी मतलब उसका मास ज्यादा है और वॉल्यूम कम है, दैट मीन्स उसकी डेंसिटी हाई है। अच्छा, डेंसिटी का आप एग्जांपल बहुत सिंपल ले सकते हो, आप लोग सिविल इंजीनियर हो, आप लोगों ने रोड बनते हुए देखी यस सर। है ना। रोड में जब हम लोग लेयर्स डालते हैं, उसमें हम लोग सॉइल की लेयर डालते हैं, उसमें एग्रीगेट्स डालते हैं, पत्थर डालते हैं, तो आपने देखा होगा उसके बाद हर लेयर में हम लोग रोड रोलर चलाते हैं, देखा यस सर। है ना, क्यों चलाते हैं उसको? पार्टिकल्स पास में आते हैं, डेंसिटी ज्यादा होती है। एग्जैक्टली उसकी डेंसिटी बढ़ाने के लिए, मतलब उसको कॉम्पैक्ट करने के लिए बेसिकली। तो उसका काम क्या होता है, कॉम्पैक्शन काम होता है उसका, ठीक है। उस प्रोसेस को बोलते हैं कॉम्पैक्शन, टू रिड्यूस द वॉइड्स, जो एयर के वॉइड्स हैं, जो गैप्स हैं, उसको फिल कर देना दबा के उसको, ठीक है, कंप्रेशन से, तो उसको बोलते हैं कॉम्पैक्शन। और उसी से आपकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, ठीक है। तो स्टोन की ड्यूरेबिलिटी क्या होगी, जितना ज्यादा डेंस होगा उतनी अच्छी, जितनी ड्यूरेबिलिटी उसकी उतनी अच्छी होगी, ठीक है, स्टोन की, आप इससे पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज compact stone can withstand the effects of external agencies effective। external agencies से क्या मतलब है, कोई भी, मतलब जैसे बरसात हो गई या थंडरस्टॉर्म आ गया मान लो, या क्लाउड बस्ट हो गया, कुछ भी मतलब इस तरीके की एक्टिविटी हो गई, तो एक स्टोन में इतनी पावर होनी चाहिए, रेजिस्टिंग पावर होनी चाहिए कि इन चीजों से उस पर असर ना पड़े, ठीक है। तो ये कॉम्पैक्ट स्टैंड क्या है, स्टोन क्या है, इट कैन विद स्टैंड द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल एजेंसीज। और एक्सटर्नल एजेंसीज मैंने आपको बता दिया क्या चीज, ठीक है। तो कॉम्पैक्टनेस अच्छी होनी चाहिए स्टोन की। नेक्स्ट क्या हो सकता है, लेट अस सी, रेजिस्टेंस टू फायर, ये किसी ने बोला था शायद, है ना, रेजिस्टेंस टू फायर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर रेजिस्टेंस अगेंस्ट फायर द स्टोन शुड हैव होमोजीनियस कंपोजिशन। ये इंपॉर्टेंट है, होमोजीनियस। होमोजीनियस का क्या मतलब होता है, होमोजीनियस, होमो कहाँ पे यूज होता है, होमो जो सिंगल सिमिलर मीनिंग। होता है, वेरी गुड, है ना। तो होमोजीनियस कंपोजिशन होना चाहिए, मतलब हाँ, अगर फायर को रेजिस्टेंस चाहिए तो होमोजीनियस कंपोजिशन होना चाहिए। नेक्स्ट इज इट शुड बी फ्री फ्रॉम, ये इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट और ऑक्साइड ऑफ आयरन। अगेन ये पहले भी आपने पढ़ा था कि ऑक्साइड आयरन नहीं होना चाहिए और कैल्शियम कार्बोनेट भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर ये कंपोजिशन है अगर स्टोन में, तो इट इज मोस्ट लाइकली कि वो फायर कैच कर जाए, ठीक है। तो फायर रेजिस्टेंस करने के लिए ये नहीं होना चाहिए, इट शुड बी फ्री फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट एंड ऑक्साइड ऑफ आयरन। नेक्स्ट टर्म जो मैंने बोला था, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप लोग बिल्डिंग में इसका यूज कर रहे हो स्टोन का, तो उसमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स रहेंगी बिल्डिंग में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ स्टोन डिक्रीजेज व्हेन इट्स गेट वेट। ये भी बड़ा सही पॉइंट है।
ठीक है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, स्टोन की डिक्रीज हो जाती है व्हेन इट गेट्स वेट। अगर गीला रहेगा पत्थर तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, मतलब कि रेजिस्टेंस कम हो गया मतलब कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। और कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्ट करना मतलब ट्रांसमिट करना। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस में अगर बोलूँ तो क्या मतलब हुआ उसका, कि इलेक्ट्रिसिटी आपको करंट लग सकता है, मतलब बेसिकली इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बढ़ जाएगा उसका। रेजिस्टेंस मतलब रोकना उसको, ठीक है। तो अगर स्टोन वेट होगा तो ऑफकोर्स आपको उसमें शॉक लग सकता है। नेक्स्ट इज स्टोन मस्ट बी नॉन एब्जॉर्बेंट टू स्टडी एंड हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंसेस, ठीक है। अब ये ऑब्जॉर्व करने वाला नहीं होना चाहिए स्टोन, बहुत हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को, ठीक है। ये सब आपको एक गुड स्टोन पे देखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज हार्डनेस एंड टफनेस। अब ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। एक टर्म है हार्डनेस, एक है टफनेस, ठीक है। अगर आप लोग सोचो तो आप लोग, आपको ऐसा लगेगा कि सर फर्क क्या है इन दोनों में, हार्डनेस और टफनेस तो एक ही जैसा होता है, हम तो रेगुलरली कहीं पर भी हार्ड बोल रहे थे, कहीं पर भी टफ बोल रहे थे, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हार्डनेस एंड टफनेस, ठीक है। कोई बताना चाहेगा क्या क्या डिफरेंस है टफनेस और हार्डनेस में? तो कोई वाइल्ड गेस कर सकते हो, कोई नहीं, थोड़ा एफर्ट लगाओ कि क्या होता होगा हार्डनेस और क्या होता होगा टफनेस। सुनने में एक जैसा लग रहा है ना दोनों, कोई आइडिया? Hardness is the ability to withstand friction. फ्रिक्शन, ओके, Mm. राइट। और टफनेस? और toughness ductility के लिए। डक्टिलिटी नहीं बोल सकते आप इसको, ठीक है। डक्टाइल इज समथिंग डिफरेंट। डक्टिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी तो बहुत डिफरेंट चीज है। स्टोन में डक्टिलिटी का कॉन्सेप्ट सर नहीं है। toughness is वो टफनेस resist बेसिकली, अच्छा चलो fracturing। आपने सही बताया, मैं इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूँ। हार्डनेस आपने सही बोला, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। किससे? वेयर एंड टेयर से, मतलब जो वेयर एंड टेयर बाहर से हो सकता है वो हार्डनेस चेक करता है। टफनेस जो है वो इम्पैक्ट को चेक करता है, ठीक है। इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है, मान लो आपने फटाक से उसको किसी कुछ ऊपर से हथौड़ा मारा या फिर आपने कहीं से गिराया, तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर, ठीक है। वो बताएगा कि स्टोन कितना टफ है। और हार्डनेस क्या चीज है, मान लीजिए आपका आपका कहीं से स्क्रैचेस लग रहे हैं या फिर विंड के एक्शन से या फिर वाटर के एक्शन से वो कितना डिटोरिएट हो रहा है ना। तो उसमें जो फ्रिक्शन की वजह से, उसके घिसने की वजह से जो आ रहा है, दैट इज हार्डनेस, ठीक है। दोनों में अंतर समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के इसका बहुत यूज है अभी टेस्टिंग में, ठीक है। क्लियर है हार्डनेस एंड टफनेस? यस सर। क्लियर है ना? ठीक है, आज से कंफ्यूज मत होना, आज से दोनों टर्म अलग है, समझ जाना। हार्डनेस है तो अलग चीज है, टफनेस है तो अलग चीज है, ठीक है। लेकिन हम लोग जनरली सोचते हैं कि हार्डनेस और टफनेस एक ही होता है, बट नहीं होता। चलो इसमें देख लेते हैं स्टोन के फॉर्म में क्या लिखा है। स्टोन मस्ट बी हार्ड एंड टफ टू रेजिस्ट वेयर एंड टेयर। देखो, वेयर एंड टेयर से रेजिस्ट करने के लिए इट शुड बी हार्ड एंड इट शुड बी टफ। और हार्डनेस का टेस्ट कैसे करते हैं? बाई स्क्रैचिंग विद अ पेन नाइफ। एक पेन नाइफ होता है, इसका टेस्ट है, हम आगे चल के देखेंगे हार्डनेस का टेस्ट कैसे क्या होता है। एक पेन नाइफ होता है पेन के शेप का, आप उससे उसको खरोदते रहते हो, ठीक है। और उससे आप टेस्ट करते हो कि कितना हार्ड स्टोन है, ठीक है। ये मतलब आगे लैब में आपकी टेस्टिंग होती है। और टफनेस का टेस्ट कैसा होता है, बट हैमरिंग एक्शन से होता है इसका टेस्ट, ठीक है। हैमरिंग एक्शन, ये भी आपका एक टेस्ट है, इम्पैक्ट टेस्ट बोला जाता है। इम्पैक्ट टेस्ट होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, अभी हम मे बी कल वाले लेक्चर में हम लोग ये सब देखेंगे। उससे आपकी टफनेस निकल के आती है। उसमें क्या होता है, हैमर की तरह इम्पैक्ट पड़ता है ऊपर से लेके नीचे तक। वो हैमर गिरता है स्टोन के ऊपर, उससे पता चलता है कि ये स्टोन कितना टफ है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है। एक में आप स्क्रैचिंग से देखते हो, स्क्रैचिंग मतलब कि बाहर से कितना उसका रेजिस्टेंस आ रहा है, मतलब कितना उसका फ्रिक्शन में स्क्रैचिंग की वजह से जो उसमें फर्क आ रहा है वो देखते हैं। और टफनेस में हम लोग देखते हैं हैमरिंग एक्शन की वजह से उसमें क्या असर पड़ रहा है। तो दीज बोथ टर्म्स आर डिफरेंट, हार्डनेस एंड टफनेस आर डिफरेंट टर्म। ओके, सो मूविंग टू नेक्स्ट टर्म, स्ट्रेंथ। ये तो आप लोगों ने सबसे पहले बोला था, स्ट्रेंथ ये बहुत कॉमन है, ठीक है। तो स्टोन्स बेसिकली क्या होते हैं, सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन। नाउ हियर इज वन मोर टर्म, कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या होता है, कोई बता सकता है? एनीवन वुड लाइक टू डिफाइन, और कोई बताना चाहेगा कंप्रेशन क्या होता है, कंप्रेशन से क्या समझते हो?
रिडक्शन इन वॉल्यूम, मतलब उसको कंप्रेस करते हैं तो उसके अंदर से जो गैप्स होते हैं वो कम होते हैं, तो उसका वॉल्यूम कम होता है। देखो अब ये सारी चीजें ना बड़ा ठीक है, ये अभी आप आगे चल के ये सारी चीजें पढ़ोगे, बट इसको बहुत सिंपल रखते हैं हम लोग। एक होता है टेंशन, एक होता है कंप्रेशन, राइट? दो टर्म्स आपने सुने होंगे, टेंशन एंड कंप्रेशन, ठीक है? तो कंप्रेशन क्या चीज है? आप किसी भी चीज को दबाओगे, ठीक है, उसको कंप्रेस करने की कोशिश करोगे, दैट इज योर कंप्रेशन। तो आप किसी चीज को दबाते हो तो दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन। उसी तरीके से आप अगर किसी चीज को खींचते हो बाहर की तरफ, तो दैट इज कॉल्ड टेंशन, ठीक है? इसका एक एग्जांपल आप ले सकते हो, आप अपने हाथ में एक पेन लो और दोनों हाथ से उसको दबाने की कोशिश करो तो वो कंप्रेशन होगा, और दोनों हाथ से उसको बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करो तो इट विल बी टेंसाइल, ठीक है, टेंशन होगा। अब इसका एक एग्जांपल आप सिविल इंजीनियरिंग में ये ले सकते हो कि जो हमारा कंक्रीट है या जो हमारे स्टोन है, ब्रिक है, ये सब क्या है? कंप्रेशन के अच्छे मेंबर्स है। कंप्रेशन मतलब ये लोग बहुत ज्यादा कंप्रेशन ले सकते हैं, आप इसमें कितना भी नहीं, मतलब एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कंप्रेशन डालोगे, ऊपर से प्रेशर लगाओगे तो ये झेल जाएंगे, है ना? लेकिन अगर आप इनमें टेंशन लगाने की कोशिश करोगे, इनको खींचने की कोशिश करोगे, तो ये खींचेंगे नहीं, ये एकदम से ब्रिटल होते हैं और ये टूट जाते हैं, ठीक है? अब यहीं पर आता है कॉन्सेप्ट ब्रिटल एंड टेंसाइल का, जो आप सॉरी ब्रिटल एंड डक्टाइल का। तो ब्रिटल क्या है? जो चीज टेंशन पुल करने पे टूट जाए एकदम से, ठीक है, वो ब्रिटल है। वैसे उसकी डेफिनेशन थोड़ी अलग होती है, मैं आपको सिर्फ समझाने के टर्म्स में बोल रहा हूँ, ठीक है? और डक्टाइल क्या है? जैसे मान लो आपने स्टील लिया, स्टील को अगर आप खींचोगे, बाहर की तरफ खींच रहे हो आप दोनों हाथों से, तो वो एकदम से टूटेगा नहीं, वो पहले क्या करेगा? एक्सपैंड करेगा, ठीक है? मतलब वो थोड़ा खींचेगा खींचेगा, उसका क्रॉस सेक्शन कम होते रहेगा, उसका डायमीटर कम होते रहेगा, और फिर एक प्रेशर के बाद वो आके टूट जाएगा, ठीक है? बट कंक्रीट के केस में या ब्रिक के केस में ऐसा नहीं होगा। आप कंक्रीट में या फिर ब्रिक में आप जैसी टेंशन लगाओगे तो वो थोड़ी देर तो प्रेशर लेगा, लेकिन वो एकदम से कड़क करके टूट जाएगा, ठीक है? उसका सडन उसका फेलियर आ जाएगा, ठीक है? तो आप समझ गए कि क्या डिफरेंस है इसमें डक्टिलिटी में और इसमें क्या बोलते हैं इसको, अ, मेरे बस आ नहीं रहा है वो टर्म। टेंशन सर। नहीं नहीं, टेंशन नहीं। तो हाँ, मतलब यही कंप्रेशन एंड टेंशन, मतलब ये दो टर्म आप इन दोनों में डिफरेंस समझ गए हो ना अभी कि क्या है, ठीक है? तो व्हाट इज तो दिस दो स्टोन होते हैं, वो क्या होता है? स्टोन्स यूजेस यूज्ड इन बिल्डिंग आर सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन। अब ये क्यों लिखा है? देखो स्टोन जो होता है ना, वो कंप्रेशन का मेंबर होता है, मतलब वो कंप्रेशन ज्यादा ले सकता है रादर देन टेंशन, ठीक है? वो टेंशन ज्यादा नहीं ले सकता। अगर आप उसको टेंसाइल फोर्सेस लगाओगे तो वो जल्दी ब्रेक हो जाएगा, लेकिन अगर उसमें कितना भी मतलब एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ प्रेशर लगा दो ऊपर से, कंप्रेसिव प्रेशर, तो वो उसको झेल लेगा, ठीक है? तो कंप्रेशन के लिए होता है, हेंस दे शुड हैव सफिशिएंट स्ट्रेंथ टू मीट द रिक्वायरमेंट्स। मतलब सफिशिएंट स्ट्रेंथ से मतलब क्या है इसका? कि उसकी इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए उसमें कि वो उस कंप्रेशन को झेल जाए, ठीक है? तो जैसा आप मान लो स्टोन की बॉल बना रहे हो, एक के ऊपर एक स्टोन रख रहे हो, तो स्टोन के ऊपर काफी सारा लोड आ रहा है, ठीक है? तो क्या हो रहा है? वो कंप्रेशन हो रहा है, उसमें कंप्रेसिव लोड पड़ रहा है उसको, ठीक है? सो स्ट्रेंथ की बात हो गई स्टोन में, ठीक है? नाउ नेक्स्ट इज ड्यूरेबिलिटी। और फिर से ये टर्म, इसमें फर्क है, देखो स्ट्रेंथ अलग होती है और ड्यूरेबिलिटी अलग होती है, इन दोनों में फर्क है, ठीक है? जब नाम अलग है तो उसके काम भी अलग है, ये समझ लो आप लोग। तो स्ट्रेंथ आप लोग समझ गए क्या चीज है। ड्यूरेबिलिटी क्या होता है? स्टोन इज मोर ड्यूरेबल इफ इट इज कॉम्पैक्ट, ड्यूरेबल, कॉम्पैक्ट, होमोजीनियस एंड फ्री फ्रॉम एनी मटेरियल अफेक्टेड बाय HCl एंड H2SO4, ठीक है? ये सारी चीजें जो होती हैं वो ये इसको ड्यूरेबल बनाती है। ड्यूरेबल मतलब कितना वो झेल सकता है, ड्यूरेबिलिटी कितनी है उसकी। मतलब जो आप देखोगे ड्यूरेबिलिटी बेसिकली हम लोग उसका उससे डिफाइन करते हैं, जो एक्सटर्नल एजेंसीज की वजह से फर्क पड़ रहा है उसमें हम लोग बोलते हैं ड्यूरेबिलिटी, ठीक है? तो जैसे कॉम्पैक्टनेस हो गई, वो होमोजीनियस है कि नहीं है, ठीक है? इन सब सारी चीजों से ड्यूरेबिलिटी का पता चलता है। फ्री फ्रॉम एनी मटेरियल अफेक्टेड बाय HCl, और ये बेसिकली एसिड्स हैं दोनों, ठीक है? HCl एंड H2SO4। एंड इट शुड हैव नेग्लिजिबल वाटर अब्जॉर्प्शन, ये हम पढ़ चुके हैं। वाटर अब्जॉर्प्शन क्या होता है? नेग्लिजिबल वाटर अब्जॉर्प्शन मतलब वाटर अब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए इसने, तभी वो ड्यूरेबल होगा, राइट? एंड मे बी दिस माइट बी द लास्ट वन, ये है ड्रेसिंग।
ठीक है। अब ड्रेसिंग क्या होता है, स्टोन की ड्रेसिंग सुना है कभी आप लोगों ने? स्टोन की ड्रेसिंग सुना है आप लोगों ने कभी? नो सर। हाँ, अच्छा, अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो आप लोगों ने ये जरूर देखा होगा कि जब हम रिटेनिंग वॉल बनाते हैं ना स्टोन का यूज करके, रिटेनिंग वॉल तो देखिए आप लोगों ने, रिटेनिंग वॉल मतलब मैंने कल बताया था आप लोगों को, जो अर्थ, जो ये हम लोग रोड्स के किनारे पे वॉल लगाते हैं, है ना, ऋषिकेश से देहरादून, ये सॉरी चंबा से ऋषिकेश जाते हुए आपने देखा होगा जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसमें रिटेनिंग वॉल्स लगी हुई है। इनफैक्ट हमारे कॉलेज को आते हुए भी पहाड़ों में आप हर जगह पे रिटेनिंग वॉल देखते हो बेसिकली, है ना। तो रिटेनिंग वॉल में आपने देखा होगा जब भी हम वो स्टोन्स को लगाते हैं तो वो हमेशा रिटेनिंग वॉल स्ट्रेट कैसे, आई मीन उसका एक यूनिफॉर्म शेप कैसे होता है स्ट्रेट, जबकि स्टोन तो बड़े अजीबोगरीब शेप के होते हैं, है ना। लेकिन आप रिटेनिंग वॉल देखते हो तो हमेशा वो एक बहुत ही क्लीन तरीके से, बहुत ही स्ट्रेट तरीके से वो लोग बना देते हैं उसको, है ना। तो उसको क्या कहते हैं, उस चीज को बोलते हैं ड्रेसिंग। ड्रेसिंग मतलब द आर्ट ऑफ शेपिंग अ स्टोन। तो वो क्या करते हैं, उसको शेप देते हैं, कैसे, बाई ब्रेकिंग द स्टोन, ठीक है। द आर्ट ऑफ शेपिंग द स्टोन मतलब उसको शेप देना इज कॉल्ड ड्रेसिंग। तो इसका क्या यूज है, ड्रेसिंग। अब ड्रेसिंग के लिए हम लोग, आप कहोगे कि सर इसकी क्या जरूरत पड़ेगी, क्योंकि देखो आप कहीं पे भी यूज कर रहे हो स्टोन का तो उसकी ड्रेसिंग करनी पड़ेगी आपको। आप ऐसा नहीं किया अनइवन शेप के स्टोन लगा दोगे और वो चीज स्टेबल रहेगी, नहीं, आपको उसकी ड्रेसिंग करनी पड़ेगी, आपको उसको प्रॉपर शेप में मोल्ड करना पड़ेगा, तब जाके वो आप यूज कर सकते हो। तो ड्रेसिंग एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है, स्टोन शुड पजेस यूनिफॉर्म टेक्सचर एंड सॉफ्टनेस फॉर इजी ड्रेसिंग। तो इसका क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म टेक्सचर होना चाहिए और ये थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए ताकि इसकी इजीली ड्रेसिंग हो सके, राइट। और अगर वो, सॉरी, एंड इफ इट इज हार्ड, अगर वो हार्ड होगा तो उसकी ड्रेसिंग करनी थोड़ा टफ पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। तो ये सारी जो क्वालिटीज हैं ये आप लोग किसमें देखते हो, एक स्टोन में आप लोग चेक करते हो कि व्हाट शुड बी द फैक्टर्स फॉर सिलेक्शन ऑफ अ स्टोन, राइट। फिर अगला फैक्टर आ जाता है कॉस्ट। कॉस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, कॉस्ट सबको पता है, ठीक है। कॉस्ट से अब क्या रिलेशन है, देखो बिल्डिंग एज अ बिल्डिंग स्टोन को सिलेक्ट करने के लिए कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर क्यों हो जाता है, कॉस्ट ऑफ स्टोन डिपेंड अपॉन द ईज विद विच इट कैन बी क्वेरीड आउट। अच्छा, क्वेरी क्या होता है, क्वेरी पता है क्या, स्टोन क्वेरी सुना है किसी ने? कोई बताना चाहेगा स्टोन क्वेरी, कोई आइडिया है, यस और नो? क्लास आवाज आ रही है मेरी? यस सर। आ रही है ना आवाज? Okay. यस हाँ, सर। तो मैं ये पूछ रहा था कि क्वेरी क्या है, व्हाट इज स्टोन क्वेरी। देखो स्टोन क्वेरी वो होता है जहां से आपका स्टोन निकाला जाता है, ठीक है। मतलब आप कहीं पर कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर रहे हो तो कहीं से ना कहीं से तो आपको स्टोन लाना पड़ेगा ना। जैसे ये हमारा टीरी डैम बना हुआ है तो इसका कहीं से तो स्टोन लाए होंगे, तभी तो ये अर्दन रॉकफिल डैम बना, रॉक्स कहीं से तो लाए, ठीक है। जिस जगह से लाते हैं रॉक्स को उसको बोलते हैं क्वेरी, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि क्वेरी का जो प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए वो पास होनी चाहिए जहां पर आपका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, क्योंकि जितने दूर होगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी उसकी। तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, जितने दूर क्वेरी होगी जहां पर आपका स्टोन अवेलेबल है वो जितने दूर होगा, वहां से अगर आप अपने एरिया तक का ला रहे हो और वो डिस्टेंस ज्यादा है तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफकोर्स ज्यादा आएगी। तो कॉस्ट बहुत बड़ा फैक्टर है। और अगर आपके आसपास जहाँ पर आपकी बिल्डिंग बन रही है उसके आसपास क्वेरी है तो ऑफकोर्स आपकी कॉस्ट कम आएगी। तो आपको इस तरीके का स्टोन भी सिलेक्ट करना होता है जो आपके लोकली आपको अवेलेबल हो, ठीक है। सो दिस यू कैन ऑल्सो कंसिडर। और ड्रेसिंग कॉस्ट शुड ऑल्सो बी लो। तो ऐसा स्टोन होना चाहिए जिसकी ड्रेसिंग करने में भी कॉस्ट कम आए, है ना। कुछ वैसे स्टोन्स होते हैं जो सॉफ्ट नहीं होगा, जो बहुत हार्ड होगा, उसको आप तोड़ोगे, उसकी ड्रेसिंग करोगे, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, वर्कमैन ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके की कंसिडर आप कर सकते हो कॉस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट टर्म इज सीजनिंग। गुड स्टोन मस्ट बी फ्री फ्रॉम क्वेरी सैप, ठीक है। जो भी क्वेरी की डस्ट वगैरह रहती है इन सबसे वो क्लीन होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, स्टोन आफ्टर क्वेरिंग, क्वेरी से लाने के बाद
and dressing should be left for a period of 6 to 12 months. It should be left for a period of 6 to 12 months for proper seasoning before it is used for construction work. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सीजनिंग क्या चीज होती है, आपने वुड में सुना होगा है ना, जब आप पेड़ को काट के लाते हो, टिम्बर उससे बनाते हो, तो आप एकदम से उसको यूज नहीं कर लेते हो, आप उसको कुछ टाइम के लिए बाहर छोड़ देते हो या एक पर्टिकुलर कंडीशन में छोड़ देते हो ताकि वो मॉइस्चर अब्जॉर्व कर सके, वो हीट ले सके और वो प्रॉपरली अपने सीजनड हो जाए, मतलब उस एटमोसफेयर से, राइट। तो इसलिए स्टोन में भी हमें यही करना होता है कि ऑलमोस्ट 6 to 12 मंथ्स के लिए आप उसको रख दो सीजनिंग के लिए बिफोर कंस्ट्रक्शन की, ताकि उसमें कोई भी चेंजेस आने होंगे ना तो वो ऑलरेडी आ चुके होंगे 12 मंथ्स में या 6 मंथ्स के अंदर, 6 से 12 मंथ्स के अंदर उसमें जो भी चेंजेस आने होंगे वो प्रॉपरली आ चुके होंगे उसमें, है ना। अगर आप कहीं से स्टोन ला रहे हो और डायरेक्टली आपने यूज कर लिया तो मे भी हो सकता है उसमें कोई ना कोई चेंजेस आ जाए, वो वाटर ऑब्जॉर्व करने लगे ज्यादा, या कई सारे और भी फैक्टर्स है उसमें, उसकी ड्यूरेबिलिटी आई मीन उसमें वेदरिंग एक्शन होने लगे, या कुछ भी सारी कोई केमिकल ऐसा कंपोजिशन हो जिसकी वजह से वो डिटोरिएट करने लगे। तो इसलिए आपको सीजनिंग प्रॉपरली करनी पड़ेगी, उसको 6 से 12 महीने आपको रखना पड़ेगा स्टोन को, उसके बाद ही आप उसको कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज करें, ठीक है। तो वो सारे थे आपके प्रॉपर क्या कौन सा क्राइटेरिया आपको चेक करना पड़ेगा, तो वो सारे के सारे क्राइटेरिया अभी आपने देखे फॉर अ सिलेक्शन ऑफ अ स्टोन, ठीक है। यूजेस ऑफ स्टोन इन द सिलेक्शन, ये बहुत बहुत जनरल है, आप देख सकते हो उसको। क्या यूज है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, एक्सपोजर जिसका है हाई विंड से जिसका एक्सपोजर है, ठीक है। तो इसमें आप कौन से स्टोन यूज कर सकते हो, ग्रेनाइट एंड सैंडस्टोन। रीजन क्या है, इनकी हार्डनेस ज्यादा है, सिलिका इसमें ज्यादा होता है इसलिए इसकी हार्डनेस ज्यादा है। तो जो बहुत हार्ड स्टोन्स हैं वो कौन कौन से हैं, ग्रेनाइट एंड सैंडस्टोन, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, कहीं कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हो जहां पर बहुत हाई विंड्स हैं तो आप इस टाइप का स्टोन यूज करो उस पर, ठीक है। और अगर कोई जनरल बिल्डिंग है जैसे कि जिसकी वॉल फाउंडेशन और सुपर स्ट्रक्चर आप बना रहे हो, बेसिकली जो घर हैं आपके या फिर जो इंस्टीट्यूट है, ये सारी चीजें हैं, तो उसमें आप जनरली सैंड स्टोन यूज कर सकते हो। सैंड स्टोन का यूज करने का पर्पज है इट इज हार्ड एंड ड्यूरेबल। नेक्स्ट इज हेवी इंजीनियरिंग वर्क्स। अब हेवी इंजीनियरिंग वर्क्स कहाँ पर आते हैं, जैसे आपके ब्रिजेस हैं, डॉक्स हैं, ठीक है, लाइट हाउसेज हैं, ये सारे बहुत हेवी इंजीनियरिंग वर्क्स में आते हैं। रेलवेज की कई सारे ऐसी कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, वो हेवी इंजीनियरिंग में आते हैं। तो हेवी इंजीनियरिंग के आपको क्या यूज करना है, ग्रेनाइट। देखिए ग्रेनाइट मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा हार्ड स्टोन है, ठीक है। तो इट इज स्ट्रॉन्ग, इट इज ड्यूरेबल, इट इज केपेबल ऑफ रेजिस्टिंग थर्स्ट। तो ये काफी हार्डनेस इसकी काफी अच्छी है, ड्यूरेबल भी है, स्ट्रॉन्ग है। तो आप क्या करोगे, हेवी इंजीनियरिंग वर्क्स में ग्रेनाइट का यूज करो। फिर दूसरी चीज है, अगर कोई बिल्डिंग एक्सपोज टू फायर है तो उसमें कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन, ठीक है। सैंडस्टोन तो आप यूज करोगे बट वो कॉम्पैक्टेड नेचर का होना चाहिए, ज्यादा कॉम्पैक्टेड होना चाहिए, उसमें फायर रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, इसलिए हम यूज करते हैं। और इंडस्ट्रियल टाउन है जहाँ पर इंडस्ट्रीज ज्यादा हैं, उसमें आपका अगेन ग्रेनाइट एंड सैंडस्टोन यूज हो रहा है बिकॉज ऑफ द एसिड एंड स्मोक प्रूफ, ठीक है। एसिड्स क्योंकि जहाँ पर भी इंडस्ट्री होंगी वहां पर आपके वहाँ पे एयर पोल्यूशन होने के चांसेस है, कई सारे एसिड्स आपके वाटर में हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर वो एक्सपोजर आता है, जैसे आपने एसिड रेन का कॉन्सेप्ट सुना होगा, राइट। तो एसिड रेन क्या होता है कि वो एसिड फॉर्म में वो मतलब जो रेन होती है वो एसिड के फॉर्म में होता है, उसमें कुछ कंटेंट एसिड्स का होता है, ठीक है। तो वो किस एरिया में होता है, जो इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं, ठीक है, उसमें आपको ग्रेनाइट एंड सैंडस्टोन यूज करना है। एंड नेक्स्ट इज रोड मेटल एंड रेलवे बेलास्ट। अच्छा ये टर्म क्या है, बेलास्ट, ये सुना है किसी ने, बेलास्ट सुना हुआ है, ये देखा है कहीं? अच्छा आपने रेलवे के ट्रैक तो देखे होंगे? यस सर। देखे है ना। तो रेलवे के ट्रैक में क्या होता है, सबसे ऊपर क्या होता है, उसमें पटरी होती है जिसे हम पटरी बोलते हैं, जो कि ट्रैक होता है जिसे बेसिकली हम ट्रैक बोलते हैं, ठीक है। उसके नीचे क्या होते हैं, स्लीपर जो होते हैं कंक्रीट के, ठीक है। उसके नीचे आपने वो पत्थर देखे हैं जो ऐसे एम्बैंकमेंट की शेप में होते हैं, जिसके ऊपर स्लीपर और फिर उसके ऊपर ये रेल रखी जाती है यस है सर। ना। पत्थर देखे, छोटे छोटे पत्थर कंकर जैसे पड़े होते हैं, बड़े बड़े से पत्थर वो, ठीक है। ये होते हैं बेलास्ट, ठीक है, उसे बोलते हैं बेलास्ट। आप आगे जाके रेलवे इंजीनियरिंग पढ़ोगे अगले मे बी नेक्स्ट सेमेस्टर में, उसमें आप लोग ये सब रेलवे इंजीनियरिंग में पढ़ोगे कि बेलास्ट, ठीक है, ये बेलास्ट इसलिए बिछाया जाता है क्योंकि ताकि
अब्जॉर्प्शन कर सके, अब्जॉर्व कर सके, ठीक है, जो भी ऊपर से जो भी शॉक्स आ रहा है उसको अब्जॉर्व अच्छा कर लेता है बेलास्ट, तो इसलिए बेलास्ट बिछाया जाता है नीचे जो पत्थर होते हैं। तो ये बेसिकली रेल है, रेल का वेट बहुत ज्यादा है, बहुत हैवी लोड कैरी करता है, तो इसमें भी आप लोगों को ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट का यूज करना पड़ेगा। अगेन आपको पता है कि ग्रेनाइट, बेसाल्ट एंड सैंडस्टोन जो है काफी हार्ड, टफ और एब्रेशन रेजिस्टेंस है। एब्रेशन का क्या मतलब है? एब्रेशन मतलब कि जो वेयर एंड टेयर होगा, ठीक है। अब रेल जब गुजर रही है पटरी के ऊपर से, तो उसमें वेयर एंड टेयर होने की बहुत ज्यादा चांसेस है। वो पत्थर इधर से उधर हिलते रहेंगे, आपस में टकराएंगे, ठीक है, तो वो टकराएंगे तो घिसने लगेंगे, घिसेंगे तो उससे पाउडर्ड फॉर्म में फाइन होने लगेंगे, ठीक है, बहुत सारी चीजें आगे आप समझोगे, तो एब्रेशन कहलाता है। तो अच्छे क्वालिटी के होंगे, अच्छे मतलब अच्छे बहुत हार्ड स्टोन होंगे, तो वो क्या होगा, उसमें एब्रेशन कम होगा, तो एब्रेशन रेजिस्टेंस उसका अच्छा होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल स्विच। इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड अगर कहीं पे यूज हो रहा है तो आपको क्या करना है, उसमें मार्बल की स्लेट्स लगानी है, ठीक है। मार्बल क्या होता है? गुड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, तो मार्बल की स्लेट्स आप लगा सकते हो इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड्स कहीं पर अगर लग रहे हैं, तो उस जगह में आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये सारे यूज हैं स्टोन के, और भी बहुत सारे यूज हैं यहाँ पर, तो हमने सिर्फ ग्रेनाइट, सैंडस्टोन और ये बेसाल्ट वगैरह देखा, बट और भी कई सारे स्टोन है जो हमने आगे पढ़े थे, उन सबका यूज है, ठीक है, अपनी अपनी जगह। नेक्स्ट आता है, ये हम कल के लिए रखते हैं टॉपिक, व्हाई शुड वी टेस्ट एंड विच टेस्ट आर अप्रोप्रिएट, ठीक है। तो कल जो हम लोग कवर करेंगे दैट इज योर टेस्ट ऑन स्टोन, ठीक है। ये टॉपिक हम लोग कल कवर करेंगे कि स्टोन को, ये अच्छा स्टोन है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं, राइट। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग कल इसको चेक करेंगे, कई सारे टेस्ट होते हैं, कल आपको पता चलेगा। और प्रोबेबली इस सेमेस्टर में या नेक्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों की ये लैब भी होती है, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की भी लैब है, जिसमें आपकी ये टेस्टिंग होती है आपकी लैब में, ठीक है। आप स्टोन को टेस्ट करते हो, एग्रीगेट्स को टेस्ट करते हो। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, मेरे ख्याल से मैंने थोड़ा टाइम एक्सीड कर दिया, कोई बात नहीं, टुमारो विल बी डिस्कसिंग द टेस्ट ऑन these stones, right? So okay, Good afternoon, sir. yes, any queries? Okay, so कोई कुछ पूछना चाहता है? There is some disturbance. Okay, if there is any query, you can just WhatsApp me on the this your college group, ठीक है, उसमें हम लोग क्वेरी या फिर टुमारो आई विल टेक द क्वेरीज, ठीक है। आप लोग मुझे क्वेश्चन अपने पोस्ट कर दीजिएगा उसको व्हाट्सएप में। So that is all for today. Tomorrow we'll be discussing next topic. So thank you for your attention. Thank you, class. Thanks, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.